हेलो क्लास, कैसे हैं आप सब लोग। 365 डेज़ करंट अफेयर्स के अगले वीडियो में आपका स्वागत है। देखिए G7 की एक स्ट्राइक हुई है, बहुत अच्छी है। हिस्टोरिक एग्रीमेंट सेट हुआ है, मिनिमम टैक्स ऑफ 15% फॉर कॉरपोरेट। क्या है, कैसे है, कब है, किसने किया, बहुत इंपॉर्टेंट है। G5 कंट्रीज़ के नाम देख लीजिए। कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके एंड यूएस बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ हैं। बिफोर वी बिगिन फर्दर, हर घर लड़की अफसर योजना प्राप्ति आयुष लाया है, जिसमें कोई भी लड़की अपने आयुष के सपने को संजोती है तो पूरा कर सकती है। 6100 रुपये रजिस्ट्रेशन और 21,000 रुपये बाकी दे के ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों कोर्स अवेलेबल हैं। आप जिसको भी लेना चाहें ले सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए नीचे दे नंबरों पर व्हाट्सएप या कॉल करें। देखिए G7 ने एक हिस्टोरिकल मूव किया है। इन्होंने क्या किया है, 15% से नीचे कॉर्पोरेट टैक्स नहीं होगा पूरे वर्ल्ड में, कहीं पे भी काम करोगे। मिनिमम टैक्स लगने से क्या फ़ायदा होगा, कई बार क्या होता है, जो बड़ी कंपनीज़ हैं वो इसका लूप होल उठाती हैं कि भाई जिस कंट्री में हम काम करते हैं वहाँ का जो टैक्स है कॉर्पोरेट का, इंटरनेशनल रूल्स के हिसाब से हम उसको पे करेंगे। अब जाहिर सी बात है कैसे वर्क करता है भाई, जाहिर सी बात है मिनिमम टैक्स रेट अप्लाई होता है ओवरसीज़ प्रॉफिट पे। तो क्या होता है, वो कंट्री कहती है कि भाई जहाँ हम काम कर रहे हैं हम उसी कंट्री में देंगे। तो वहाँ पर क्या होता है, कभी कभार अपनी कंट्री के चीज़ों को बूस्ट करने के लिए अगर वहाँ का टैक्स लो है तो वो क्या कर सकते हैं कि टॉप अप करके 15% तक उसको ला सकते हैं। तो इससे फ़ायदा होगा, नुकसान नहीं होगा हर एक कंट्री का। अभी तक क्या है कि जो भी होता है टैक्स बेस पे बहुत सारी चीज़ें होने लगती हैं, टैक्स हेवन कंट्रीज़ बन जाती हैं जहाँ पर कम टैक्स दे के बड़ी बड़ी कंपनीज अपना बेनिफिट लगाने लगती हैं। तो अगर इस पॉलिसी को ये पुश कर पाते हैं और सक्सेसफुली इंप्लीमेंट कर पाते हैं तो 15% कॉर्पोरेट टैक्स बहुत फ़ायदा देगा। इम्पैक्ट इंडिया पे क्या होगा बेटा, इसका इंडिया का बेनिफिट ये होगा कि ये जाहिर सी बात है हमेशा बहुत डिफ़िकल्ट होता था इसके लिए कॉर्पोरेट टैक्स को आर्टिफिशियली लोकल लोअर करने का, मतलब ये उसे सबके लिए लोअर नहीं कर सकती थी। तो इसके चक्कर में क्या होता है, टैक्स हेवन या लो टैक्स नेशन जो हैं जैसे चाइना हो गई या साउथ ईस्ट एशियन नेशन हो गए, तो वो सब क्या करते थे, इसका फ़ायदा उठाते थे, इन्वेस्टमेंट उठा लेते थे। G7 की बात करें तो इंडिया ने इससे पहले 45th समिट जो हुई थी उसमें पार्ट लिया था। 2019 में इसने पार्ट लिया था। 2020 में भी इनवाइट किया गया था यूएसए में, पर पेंडेमिक के कारण नहीं गए थे। 2021 में भी वही हालत है, पेंडेमिक चल रहा है, मीटिंग चल रही है। और इंडिया इसको अटेंड कर चुकी है जब G8 थी। 2014 में जब रशिया हटा दी गई तो अब ये चीज़ क्या हो गई, G7 में कन्वर्ट हो गई। ये अपॉर्चुनिटी देता है डेवलप नेशन के साथ रिलेशन बनाने के लिए, सिक्योरिटी बूस्ट करता है इंडियन ओशन इंडो पैसिफिक में। और करंट प्रेसिडेंट ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका ब्रिक्स में और G20 ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे मल्टीलेटरल कॉरपोरेशन के लिए। G7 फॉरेन मिनिस्टर मीट जो है ये होनी थी और इसमें 47th थी, जून 2021 में है, जिसमें इनवाइटेड गेस्ट में ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, साउथ कोरिया, साउथ अफ्रीका है ना, और चेक रिपब्लिक था। तो इन सबको बुलाया गया था, बट एक कहते हैं हार्ड लक है कि कोविड के चक्कर में बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग नहीं हो पाया। और जाहिर सी बात है, देखते हैं अब क्या है। अब इसमें क्या है, डिस्कशन किस चीज़ों का हुआ वो देख लेते हैं। रशिया का इर्रिस्पॉन्सिबल और डिस्टेबलाइजिंग बिहेवियर जो है, लार्ज बिल्डअप रशिया का मिलिट्री फोर्सेस का यूक्रेन बॉर्डर पे और इलीगली क्रीमिया को एनेक्स करना। चाइना के लिए क्या है, जिंगजियान और तिब्बत में जो काम कर रहे हैं उइगर मुस्लिम्स के साथ, उसके लिए बोलना। और माइनॉरिटीज़ ग्रुप के साथ ऐसी चीज़ें ना हो इसके लिए भी आवाज़ उठाना। चाइना को ये कहना कि हांगकांग को रिस्पेक्ट दें, उनकी ऑटोनॉमी को, और उनके फ्रीडम लॉ जो बेसिक हैं उसको ना चेंज करें। उसके बाद म्यांमार से अपनी मिलिट्री को हटा लेना। इंडो पैसिफिक में जाहिर सी बात है, अगर एशियन के साथ इंडो पैसिफिक में रखना है तो इनके सपोर्ट की ज़रूरत है। मेंटेनिंग फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक के लिए ज़रूरी है कि इंडिया इनके साथ मिलकर काम करे। इंटरनेशनल रूल बेस्ड ऑर्डर है, जाहिर सी बात है अगर इसको आपको सही करना है, इंटरनेशनल लॉ, रीजनल सिक्योरिटी, ट्रेड एग्रीमेंट, इमिग्रेशन प्रोटोकॉल, कल्चरल एग्रीमेंट, तो जाहिर सी बात है इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के लीडर भी जुड़ते हैं, जैसे यूरोपियन यूनियन, IMF, वर्ल्ड बैंक, यूनाइटेड नेशन, इनको भी इनवाइट किया जाता है G7 के मीट में। G7 जो है इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, 1975 में फाउंड हुआ था। इनको ब्लॉक की मीट होती है ग्लोबल इकोनॉमिक गवर्नेंस, इंटरनेशनल सिक्योरिटी और एनर्जी पॉलिसी के लिए। इनका कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, कोई हेड ऑफिस नहीं है, एनुअल समिट होती है, बाइंडिंग नहीं है कि जहाँ पे होगी वहाँ पे हर बंदे को जाना है। इश्यूज़ क्या हैं, जाहिर सी बात है एडवांस्ड है। आज की डेट में जितने भी G7 नेशंस है वो सारे एडवांस नहीं हैं। एक टाइम पे ये माना जा सकता है कि एडवांस हुआ करते होंगे, बट आज ये इतने एडवांस नहीं है। इंडिया जो है मिलिट्री और इकनॉमी जिएंट है, तो और अभी भी वो इसका पार्ट नहीं है। तो इसमें भी एक्सपेंशन हो सकता है, जैसे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में हो रहा है। तो फ्यूचर में इंडिया G7 में जुड़ के फिर से इसे G8 बना सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है, रोल प्ले कर सकती है। G7 ग्रुप में जाना हमारा वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ रिलेशन फ़ायदेमंद हो सकता है। तो देखते हैं फ्यूचरिस्टिक अप्रोच क्या है।
जापान भी इसको सपोर्ट करेगा इसमें जुड़ने के लिए, तो अगर ये हो जाता है तो हमारी हेल्प है। 7 मेंबर्स हैं, 1975 में हुए, 40% ग्लोबल जीडीपी का इनके पास है, 1/10 ग्लोबल पॉपुलेशन है, 2014 में रशिया को यहाँ से निकाला गया था। इतना ही है बेटा आज के वीडियो के लिए। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर आप मुझसे सोशल मीडिया पे जुड़ना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। कोविड स्प्रेडिंग थोड़ी कम हुई है, चीज़ें लाइंड अप हो रही हैं, तो मैं यही सजेस्ट करूंगा अगर काम ना हो, ज़रूरत ना हो, अधिक बाहर ना रहें, फालतू ना घूमें, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, क्योंकि कोविड की थर्ड वेव कभी भी आ सकती है और सुरक्षित रहना आपका काम है, तो घर पे रहकर सुरक्षित रहें। आज के लिए इतना ही बच्चों। अगर लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब और लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।